बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज भी हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक कुछ अवेयरनेस के हवाले से एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, मैं क्यों ना अपनी टीम के एक अहम रुकन, अपने बड़े प्यारे दोस्त का तारुफ़ करवा दूं। फुरकान बॉबी, अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? और तमाम वो लोग जो हमें स्क्रीन के उस पार से देख रहे हैं, वो लोग भी उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप ठीक ठाक है ना? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जनाब, बिल्कुल सही है। आज का हमारा जो मौजू है वो नज़र बद, ये जादू वगैरह की हकीकत। असल में हमारा एक बहुत बड़ा एक इशू है कि हम लोग, इस पूरी सोसाइटी का इशू है कि हम लोग हर चीज़ का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं। हमें अपनी कम मेहनत की वजह से, अपने गलत फ़ैसलों की वजह से अगर कोई नुकसान उठाते हैं या कोई हम तरक्की की तरफ जो हमारी रफ़्तार है अगर वो कम हो जाती है तो हम फ़ौरन उसका इल्ज़ाम दूसरों को ढूंढ रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे ऊपर शायद किसी ने कोई कुछ करवा दिया है, या नज़र लग गई है, या कोई बंदिश है, कोई रुकावट है। हालांकि ठीक है, इन चीज़ों में हक़ाइक़ होंगे भी, मगर इसी हवाले से आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम बात भी करेंगे। मगर हमारा एक रवैया बन चुका है कि हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में यही असल में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी वो क्या वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से वाकई आपका इन चीज़ों से सामना होता है, या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे पता चल जाए कि ये वाकई ये इस तरह की सूरत हाल है, ये इसमें हमारी अपनी एफ़र्ट्स का कोई कमाल है, या वाकई कुछ हम ऐसी किसी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एक बहुत अहम शख्सियत, एक रूहानी स्कॉलर हैं, सैयद तारिक महमूद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कभी नज़र लगी है? बहुत दफ़ा लगती है। अच्छा, क्या? तो ये जो माएँ इधर टिक्का बना देती हैं वो सुरमे का, और वो सारा इसी वजह से क्या चीज़ होती है तो वो नज़र को खींच लेती है, यानी इंसान को लगने नहीं देती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब स्याह चीज़ को नज़र नहीं लगती? जी हाँ, रोकती है, नज़र बद को रोकती है, जज़ब कर लेती है। गाँव में एक बछड़ा पैदा हुआ, मर गया, साथ ही कहते नज़र लग गई उन्हें, कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग एक तजिया कर सकते हैं कि असल चीज़ें क्या हैं और जो हम तोहमात में पड़े हैं वो क्या हैं। हाँ सही। यानी अच्छा, वैसे क्यों इंसान जो है वो बहाना ढूंढ रहा होता है कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि इसमें मेरा कसूर ना ही हो और दूसरे किसी पे सारा आ जाए, कि सारा क्रेडिट उस पर आ जाए कि जो मेरे साथ हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। असल में हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं। अब हिम्मत नहीं रही। फिल्मों में देख लिए जादू कैसे होता है, दूसरी तस्वीरें देख ली कैसे स्पाइडरमैन और हर चीज़ कर रहा है। हम लोग वो चीज़ें देख के हम चाहते हैं काम ना करें, लेकिन वजीफ़े पढ़ लें या कोई वज़ाइफ कर लें, कोई और चिल्ला पढ़ लें, ताकि हमें काम ना करना पड़े, हमारे सारे काम ठीक हो जाएं। मतलब एक अजीब से दौर में हम आ गए जहाँ मेहनत ख़त्म होती जा रही है और बातें ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन उसमें भी चंद एक प्रॉब्लम आते हैं। कभी ऐसा कोई केस आया आपके पास कि जनाब आप कुछ हमें वजीफ़ा पढ़ने को दें, मेरा वज़न बड़ा बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा कोई वजीफा नहीं होता। हाँ। मतलब अगर कोई कहता है, एक साहब आए हमारे पास यार, उन्होंने बताया कि मेरे पास वजन कम करने का एक तरीका है, मैं कुछ पढ़ कर देता हूँ, हाँ। वो पेट पे बांध लिया जाए तो उससे वजन कम हो जाता है, और माशाल्लाह उनका अपना पेट अच्छा खासा था। नहीं, असल में होता ही है कि अगर आप बातें तो बहुत हो सकती हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं आज आपको इस मामले में थोड़ा अवेयरनेस पब्लिक को भी देना चाहता हूँ आपके वसीले से, कि हम लोग जब वज़ाइफ वगैरह पढ़ लेते हैं या समझते हैं कि हम ये पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा, काम होता है किसी हद तक, आप किसी को कायल कर सकते हैं, लेकिन 100% जो आपने काम करने को मशीन चलानी है, कोई प्रोडक्शन देनी है, तो वो तो जब तक आप काम नहीं करेंगे नहीं हो सकती। सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना। तो और अगर वजीफा पढ़ने से बरकत ज़रूर हो जाती है, लेकिन काम साथ करना पड़ता है। ये नहीं कि आप काम के बगैर आप कहें जी बैठे बैठे नासा वजीफा पढ़ा मेरे सारे काम हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। एक सब्जेक्ट एक हद तक एक चीज़ असर करती है, एक मतलब एक लिमिट है। एक बंदे को शुगर हो गई,
अब आप कहेंगे मैं दम करूंगा उससे ठीक हो, नहीं ठीक हो सकती। एक फंडामेंटल ट्रूथ है। मिठाई वो दबा के खाई जाए और कहे बस मुझे हाँ नहीं, कोई भी चीज़ अगर खाई जाए तो वो एक अलग चीज़ है। एक आदमी ऑब्जर्वेंस ज़्यादा है, वो यूज़ कर रहा है उसको। अब तो यूज़ हम लोग कर ही नहीं रहे, हम तो साथ में एसी में बैठे रहते हैं, सही बात, ठंडी जगह बैठे, पसीना तो आता ही नहीं है। ठीक है ना, पुराने ज़माने लाइफस्टाइल भी बदल गया ना बहुत, बिल्कुल लाजिम बात है। अच्छा ठीक है, चले, मगर इन चीज़ों की हकीकत तो है ना, नज़र तो लग जाती है, ठीक है, बकौल आपके कि ये बिल्कुल होता है ऐसे, तो कैसे पता चले कि ये नज़र लगी हुई है या वैसे हमारे वहम है? उसमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये देखते हैं शक्ल के ऊपर थोड़ी सी आंखें चढ़ी हुई होती हैं और बंदा सर में दर्द हो रहा होता है, अजीब घबराहट सी फील कर रहा होता है, इस किस्म की एबनॉर्मलिटी आ जाती है इंसान के अंदर। लेकिन यही चीज़ वो होती है जिसमें कि हम कहते हैं कि एक आदमी ने वजीफ़ा भी अगर गलत पढ़ रहा है तो उसमें भी कोई मुश्किलात आती हैं, क्योंकि वजीफ़े की शराइत हैं। तो मैं वजीफ़े की तरफ आऊँगा, नज़र के हवाले से वो क्लियर एक आंसर नहीं मिल सका। आपने कहा कि बुजुर्ग जो है वो देख लेते हैं कि उसकी नज़र चढ़ी हुई है, ये तजर्बे के साथ है। बुजुर्ग ना हो वो कैसे देखें? नहीं, ये तजर्बे के साथ है। अच्छा, तजर्बे के साथ। जी हाँ, जैसे मेडिकल है, मेडिकल में हिचकी का इलाज नहीं है, दमदरूद में इलाज है इसका। अच्छा, ठीक है ना, मेडिकल में नाप तल जाए तो उसका कोई मेडिकल नहीं, वो कहते हैं पानी पिए आप, आपका इलाज हिचकी ठीक हो जाती है। नहीं, प्रॉपर सोल्यूशन मेडिसिन तो नहीं है ना। हाँ, मेडिसिन कोई अगर डॉक्टर के पास जाके मुझे हिचकी आ रही है तो वो तो ठीक नहीं कर सकता। सही है, ठीक है। ये वो चीजें टोटके, तावीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, ध्यान बदल दिया जाए। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मिर्चें जला के घर में ख़वातीन चेक करती हैं, फिर वो अंडा तोड़ना और पता नहीं लीमू का वो सर पे वार, कुछ इस तरह के भी बहुत सारे मामला जो बड़ी एक रवानी से हमारे मुआशरे में हैं, ज़रा इनके बारे में बताइए कि इनमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये टूना कहलाता है और टूना में वाकई सच्चाई होती है बहुत हद तक। ये टूना होता है? ये टूना का है, यानी कि जादू और टूना। जी हाँ। तो जादू और टूना में फ़र्क क्या? दोनों में जादू तो किया जाता है किसी को बंदिश करने के लिए, किसी और काम के लिए, प्रैक्टिकल कोई काम रोकने के लिए, कोई नेगेटिव यूज के लिए अगर किया जाए तो वो जादू है। ये एक नेगेटिव पावर्स है। अच्छा। और टोटका ये है कि आपने मतलब नक्सीर आ रही है तो आपने 2 उंगलियां उल्टी बांध ली, ठीक है ना, अच्छा, तो उससे नक्सीर रुक गई। अच्छा। कोई हिचकी आ रही है तो उसके लिए कोई मतलब वैसे तो कहते हैं कोई अचानक कोई ऐसी बड़ी बात करें दूसरा बंदा परेशान हो जाए तो हिचकी रुक जाती है। हाँ। या उसके लिए जो सूरतें हैं वो पढ़ी जाती हैं, लेकिन पढ़े भी वो जो उसका आमिल हो। एक आदमी ने गाड़ी खरीदी नहीं है, उसको चला रहा है किसी की लेके, तो वो तो उसका अपनी गाड़ी तो नहीं कहलाएगी। सही बात, ठीक है ना। इस तरह ये जो लोग भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आज के आपके तवसल से बयान करना चाहता हूँ। ये सब लोग देखो जी, आजकल तो इस्तिखारा किए जा रहे हैं। भाई क्यों इस्तिखारा करें, किस बात का इस्तिखारा करें? क्या वो उसके आमिल हैं? जो भी आलिम दीन, जो भी मतलब, ये थोड़े से 2 बातें मैं आपके तवसल से बयान करना चाहता हूँ कि इलम दीनी आलिम दीन एक मुख्तलिफ चीज़ है। एक रूहानियात, तावीज़ गंडा, ठीक है, वज़ाइफ, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इसका ताल्लुक आलिम दीन या मौलवी से नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, जिसकी दाढ़ी होगी, जिसने कुरान शरीफ जो पढ़ सकता होगा, जो कुरान शरीफ पर बात कर सकता होगा, वो रूहानी भी आमिल है। सही नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो इस्तिखारा हर बंदा किए जा रहा है, दूसरे के घर का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं, ठीक है। इस्तिखारा से जी जी किसी का मैं इसकी तरफ बिल्कुल आऊंगा। आपने बताना है, कॉलर मेरे साथ होल्ड पे हैं, इन्हें शामिल करके यहीं से शुरू करेंगे बात। ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये बताने वाली बातें हैं। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वो भी आपकी कॉल आई यार सर, सुन ली मैंने। सुन ली, चलो ठीक है। अच्छा, तो इस्तिखारा तो मेरा ख्याल एक ठहरें मैं आपको समझा दूँ इस्तिखारा क्या है। अल्लाह से तवस्सुल करना। क्या हर बंदा बैठा हुआ अल्लाह से तवस्सुल करे तस्वीर फेर फेर के? देखें जी, बात ये, एक आदमी कह रही शादी है, उसके लिए देखें जी लड़का लड़की इस्तिखारा करो, इस्तिखारा हाँ या ना। भाई एक चीज़ को आप आमिल नहीं है, एक चीज़ को आपको वो अख्तियार हासिल नहीं है, आपने उस चीज़ का वजीफा या चिल्ला उसके उस्ताद नहीं है, तो आमिल को किसने इख्तियार दिया? तो पूरी उम्मत का नहीं, सबसे बड़ा नहीं उम्मत के लिए नहीं, मतलब वो सारे बहसियत मुसलमान कोई भी इस्तिखारा नहीं कर सकता क्या? नहीं। आपके भाई आप गाड़ी चला सकते हैं, क्या आप किसी भी गाड़ी उठा के चलाना शुरू कर देंगे? और भाई पहले वो गाड़ी खरीदेंगे तो चलाएंगे ना। हाँ, मेरी बात समझ फिर भी नहीं ठहर, हर चीज़ की एक शराइत है, ठीक है। इस्तिखारा कर लो, नमाज पढ़ लो, ये फलानी चीज़ पढ़ लो। अच्छा जी, आप नमाज पढ़ लें, आप खड़े होकर नमाज पढ़ ली तो नमाज हो गई? नमाज भी सारे पढ़ सकते हैं। ठहर, नमाज जो है उसके लिए पहली शर्त क्या है? वजू है। वजू का पूरा एक तरीका, इस तरीके से मुंह धोएंगे, इस तरीके कुल्ली के नाक में डालेंगे, वजू ये वो सब कुछ मुकम्मल। अच्छा जी, पहली शराइत तो ये होगी जिसके 10-15 अरकान हैं, ठीक है। अब आगे चलें जी, आगे आप खाना के तरफ मुँह किए बगैर नमाज पढ़ सकते हैं?
क्या आप पाक जगह पे खड़े हो बगैर जा नमाज के बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्या आप नियत बांधे बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। आप अल्लाह अकबर कहे बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। आप अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़ें तो नमाज नहीं हो सकती है कुछ उसके बाद। तो एक नमाज के लिए वाजिब है बंदे पर, उसके लिए इतनी शराइत हैं और बाकी किसी के लिए कोई शराइत नहीं। बस तस्बीह पढ़ी, पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। हम लोग बिल्कुल एक गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मैं आज जो आपके तो सच जो बात करना चाह रहा हूँ यही करना चाह रहा हूँ भाई, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। जब तक आप गाड़ी के अपने लाइसेंस नहीं दिया आप कैसे गाड़ी चला सकते हैं? गाड़ी चलाना नहीं आती आप कैसे चला सकते हैं? देखें तारिक साहब, हर बंदा आप कह रहे हैं इस्तिखारा नहीं कर सकता। इस्तिखारा की कुछ अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वैसे बहुत सारे तरीके हैं इस्तिखारा के, उसमें कुछ इतने आसान भी हैं कि कोई हर शख्स भी कर सकता है, जो हमारी अपनी मजहबी किताबों में मिलते हैं। जो कुछ तरीके जिनको बड़ा मुस्तनिद समझा जाता है, उसके लिए कुछ उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, लवाजमात हैं। अगर एक आम आदमी वो पूरे करता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? वही बात कह रहा हूँ आपको कि मतलब हर बंदा उठा के इस्तिखारा कर रहा है, ऐसा नहीं है। इस्तिखारे का एक चिल्ला है, इस्तिखारे का एक चिल्ला है। जब तक आप उस चीज़ के आमिल नहीं हो जाते और फिर आप 3 चिल्ले करके उसके आमिल से कामिल नहीं हो जाते, तब तक आप इस्तिखारा भी नहीं कर सकते। ठीक है, चिल्ला क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ आज सैयद तारिक महमूद साहब मौजूद हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, और आज कुछ आगाही के हवाले से इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है हमने। वक्फे से पहले इन्होंने इस्तिखारा के बारे में कुछ बताया और नज़र बद के हवाले से आपने जाते जाते एक बात की थी, चिल्ला। ये चिल्ला क्या होता है? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये क्या होता क्या है ये बताइए। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। मतलब एक आदमी है, कहो जी कि आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम लोग क्यों भेजते हैं? घर में नहीं पढ़ा सकते, नंबर 1। नंबर 2, MBBS करने के लिए डॉक्टर 6 साल FSC करते हैं, फिर उसके बाद 6 साल पढ़ते हैं, उसके बाद जाके डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, 4 साल 2 साल मतलब हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं, फिर आप उनसे जाके अपना इलाज करवाते हैं। MBBS डॉक्टर है। अच्छा, ठीक है ना, एक क्वालिफिकेशन उसके पास आ गई। हमारे यहाँ जो चाहे जो मर्जी पढ़ ले, जो मर्जी कर ले, ऐसा नहीं है जब तक अथेंटिक उस्ताद ना उसके साथ। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त इस हमारी फील्ड में ये है, हमारे पास कोई इसकी डिग्री नहीं है, कोई इसका कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस इल्म को सिखाए और कहे जिसने मैट्रिक किया इस इल्म में, इसने FSC किया, इसने BSc किया, इसने MA किया, क्या किया हुआ, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नहीं, किसी के यहाँ भी डिग्री है? नहीं, पूरे दुनिया में है, स्कूल कॉलेजेस हैं, काले इल्म के सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसी कोई गलत बयानियां की होती हैं। सऊदी अरब के जंगलात में चिल्ला, अरे सऊदी अरब में कौन सा जंगल है, उधर कौन चिल्ला करने देता है? यही तो बात है कि ये हवा में बातें नहीं होनी चाहिए ना। हमारे फील्ड में कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने क्या किया हुआ है इसमें। ये जो जिसने ज्यादा इबादत कर ली, ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा कोई पढ़ लिया। और चिल्ला क्या है? चिल्ला की 2 शराइत है। नंबर 1 मेन चीज 2 है। नंबर 1 40 दिन पढ़ना। ठीक है, 40 दिन पढ़ना होता है उसमें। नंबर 2 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना, कोई भी चीज़ है। अच्छा, ठीक है। अब उसके साथ ये 2 चीज़ें फाइनल नहीं है। इसके साथ अगर आपको पता नहीं कि किस टाइम आपको चिल्ला पढ़ना है, दिन का या रात का है, नहीं वो ये हो गया। कुछ भी ये पढ़ने से 40 दिन और 1.25 लाख दफ़ा पढ़ने से अब क्या होगा? ये चिल्ला कर लिया आपने, आप आमिल हो गए। किस चीज़ का चिल्ला होगा? वो किसी चीज़ का, अल्लाह के इस्मा का कह लें, किसी सूरत का कह लें, किसी आयत का भी हो सकता है। ठीक है, आपने 40 दिन और 1.25 लाख दफ़ा पढ़ा, तो अब क्या होगा? अब आप उसके आमिल हो गए, उसको अमलियात में ला सकते हैं। अमल करके आपने इतना पढ़ा तो वाकई आमिल हो गए, तो अब क्या करेंगे? अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को दम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस काम के लिए आपने पढ़ा उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यानी उसमें असर आ जाएगा जब असर आ जाएगा। अब आप उसको इस्तेमाल कर, जिसने चिल्ला नहीं किया वो कुछ भी पढ़ता रहे, उसको फायदा नहीं हो सकता। ठीक है, कॉलर मेरे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सर मुनीर बात कर रहा हूँ, मुनीर गुल लाहौर से। मुनीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। सबसे पहले मेरा सलाम है सैयद तारिक महमूद साहब को, मैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और सर मैंने ये पूछना था कि मैंने कुछ माह पहले कारोबार शुरू किया है फास्ट फूड के नाम से, मोमो फास्ट फूड के नाम से।
जिसमें चाइनीज और फास्ट फूड है, और मेरा बड़ा अच्छा काम चल रहा था 2 माह तक, लेकिन पिछले 1 माह से मेरे कारोबार बिल्कुल तक ठप हो गए। जो सेल थी तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया, वो 8 से 7 हज़ार रुपया आ गई। उसके लिए मैं पूछ रहा था कोई वजीफा हो मेरे लिए तो बता दें। जी हाँ, यही चीज़ मैं आगाही देना चाह रहा हूँ। आज के दिन का हमारा मकसद ही यही है कि जब तक आप अपनी अपना नाम, अपनी वालदा का नाम नहीं बताएंगे, मैं आपका जायचा नहीं निकालूंगा। उससे पता चलेगा आप हवाई मिजाज हैं, खाकी मिजाज हैं, आबी मिजाज हैं या आतशी मिजाज हैं। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी आतशी मिजाज है, सारा दिन बीवी बच्चों के ऊपर गुस्सा करता रहता है। अब वो उसको मैं कलाम, कोई भी बंदा बैठा यहाँ पे बैठ के ऐलान कर दे जी आप या कहारो या जबारो पढ़ लो, पहले उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा था, आग और बढ़ जाएगी। अब वो पहले बीवी बच्चों को डांटता था, वो बाहर सबसे कुछ करके लड़ाई झगड़ा करके घर आ रहा होगा। एक आदमी खाकी मिजाज है, सलाम अलैकुम सबको बड़े एहतराम से पेश आ रहा है। अब उसको खाकी कलाम मिल गया तो और पहले दूसरे का पाँव चूमेगा, उसके बाद खड़ा होगा, उसका हाथ चूमेगा, फिर उठ के खड़ा होगा और खाक में घुस जाएगा। तो ये आपको कौन बताएगा कि आपको कौन सा चीज़ किस मकसद के लिए आपको सूट करता है? इसके लिए आपको कोई स्पेशलिस्ट बंदा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जिसने मुंह उठाया कह दिया और आपने कर दिया, मुमकिन नहीं है ऐसा। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा जी, अब तो आपने ये तो बता दिया कि चिल्ला होता क्या है। उसके लिए वो 40 दिन और 1.25 लाख की चीज़ पड़ेंगे, उसमें असर आ जाएगा, ठीक है, और वो आप उसका इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उसके साथ अगला स्टेप वही सजेस्ट करने की बात है। अगला स्टेप बताने वाला वही होगा जो आमिल नहीं होगा, कामिल होगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं हरूफ अबजद का आमिल हूँ, अलिफ से लेकर ये तक 28 हरूफ अबजद का आमिल है। 2.25 साल एक जगह बैठ के मैंने 28 चिल्ले किए। ठीक है ना? अगर एक आदमी कुल्हुअल्लाह का आमिल है, कुल्हुअल्लाह के बारे में बता सकता है, इजाज़त दे सकता है। कोई अगर अलहम्द का आमिल है तो अलहम्द के बारे में मतलब उसकी इजाज़त दे सकता है। कोई आदमी अल्लाह के किसी एक इस्मा का आमिल है तो उसकी इजाज़त दे सकता है। यहाँ तो हर बंदा हर चीज़ की इजाज़त दे रहा है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी हरूफ अबजद का आमिल है तब वो कर सकता है कि वो हर एक चीज़ की इजाज़त दे सकता है, क्योंकि कुरान पूरा हरूफ अबजद के अंदर है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? ये जिस तरह हरूफ तहज्जी होते हैं, हरूफ अबजद अलिफ से लेके ये तक 28 हरूफ अबजद, जी, ये सारे ये हरूफ अबजद हैं। ठीक है, अब इसका मैंने तो क्योंकि चिल्ला कर लिया इसलिए मैं इसका आमिल हो गया। अब मैं किसी ने कोई चिल्ला पढ़ता पढ़ता उलट गए, पागल हो गए, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। किसी पर जन्नत का असरात, यहाँ तो लोग सुबह से शाम तक पढ़े जा रहे हैं और रिजल्ट में कुछ भी नहीं है। मतलब एक आदमी पढ़े जा रहा है, मैं कहता हूँ अगर आदमी सब लोग अपने खुद असेसमेंट कर लें, अपने आप को खुद चेक कर लें कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ। उसका एक तरीका है, इबादत की पहली शर्त इत्मीनान कल्ब है। अगर उस बंदे का या उस औरत का या मर्द का या घर के बुजुर्ग का घर सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, घर में इत्मीनान है, बच्चे जॉब कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, जो उनकी लाइफ है इत्मीनान से गुजर रही है, इसका मतलब ये है कि वो सही इबादत कर रहा है। और इधर घर में परेशानियाँ, अजियतें, खुराक, घर में खाने को नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, दिन रात लोग इबादत किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस घर में रुज्जत हुई है। उस घर का काम होता होता ख़त्म हो जाएगा, बात बनते बनते ख़त्म हो जाएगी। शादी के लिए बच्चों के लिए लोग आएंगे और देखेंगे, कहेंगे जी ये बहुत अच्छी लड़की है, हमें बहुत पसंद आई, आज ये हमसे निकाह करके लेके जाएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये आम प्रॉब्लम चल रहे हैं इस दौर के। इसको हम कहते हैं ये रुज्जत हो ज़्यादा है बेचारा, ये फैमिली रुज्जत ज़्यादा है। अच्छा चलें, कॉलर है, इसके बाद आते हैं ज़रा सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? फरीद साहब, मुनीब बंगश बात करूं हंगू से। मुनीब साहब कैसे हैं आप? जी सर, बिल्कुल खैरियत है, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र खुदा का, बड़ा बड़ा करम है। क्या क्या कहना चाहते हैं जनाब? तारिक साहब हमारे साथ आ जाएं। जी मैं जरा ये पूछना चाह रहा था आपकी वसातत से, तारिक साहब ने अभी जो बात कही है यकीनी तौर पे हमारे लिए रहनुमाई का बहस है। मैं मुख्तसरन कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो अभी बात की है तारिक साहब ने चिल्ले के हवाले से, और पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम जो है वो बहुत क्लियर है और कुरान और हदीस की रोशनी में जो चीज साबित है वो साबित है, और इससे जो मुतसादिम है मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। तारिक साहब ने अभी फरमाया है कि जो चिल्ला है इसके बगैर किसी भी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस्तिखारा करे या को मतलब एक सनदी डिग्री की हैसियत है। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जरा हमारे रहनुमाई फरमाएं कि चिल्ले के बगैर अगर किसी को किसी की इजाजत नहीं है अमल की इंडिविजुअली, तो ये चिल्ले की अहमियत आया कुरान और हदीस की रोशनी में कहीं पे ये वजाहत है कि आया चिल्ला जो है वो मस्त है, और ये कहीं से साबित है कुरान और हदीस की रोशनी में? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू सो मच जनाब।
ये इस तरह नहीं है, ये कुरान में जिस वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए और फिर उन्होंने 20 दिन के लिए खुदा ने बुलाए, फिर 10 दिन और बढ़ा दिए, फिर 10 दिन और बढ़ा कर उनको तक़वियत दी। 40 दिन का चिल्ला हम इसको कहते हैं। अच्छा, आपने वो हज़रत मूसा से वापस चिल्ला हो गया वो? जी हाँ, वो चिल्ला हो गया। ठीक है ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन जंगल में गुजारे और इबादत की अल्लाह की, भूखे प्यासे वहाँ पे रहे। ठीक है, वो एक चिल्ला हो गया उनका 40 दिन का। उन्होंने टोटल वक्त अल्लाह के नाम पे वक्त किया और अपनी इबादत की उन्होंने। अच्छा, उनका कहने का मतलब था कि वो इस्तिखारा जो है उसके बारे में तो हमें वो हवाले मिलते हैं, तो कहीं ऐसा कोई हवाला है कि इस्तिखारा वही कर सकता है जैसे चिल्ला किया हो इसका? नहीं, अब मैं फिर वही बात आ गई कि जी क्या MBBS किए बगैर कोई बंदा ऑपरेशन कर सकता है? नहीं, MBBS का तो हवाला ही नहीं है ना, वो तो छोड़े, वो तो करे ही ना, क्वालिफिकेशन है ना, ये तो क्वालिफिकेशन है ना। एक आदमी एक चीज़ का अहल नहीं है और वो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। सही, अहल होना ज़रूरी है। अच्छा, तो कैसे अंदाज़ा किया जाए कि ये बंदा अहल है, इसके पास जाया जाए? अब ये यहाँ पे आके सबको सही करने की, इस्लाह करने की ज़रूरत है। अगर जितने लोग इस्तिखारा करते हैं उनको चाहिए कि वो चिल्ला कर लें इस्तिखारे का। ठीक है, मेरी बात समझिए आप? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मतलब आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं, नहीं, आप ड्राइविंग सीखने और लाइसेंस लेने हैं। सर, मैं पैदल चला जाऊंगा। मुझे ये बताएं कि हमें कैसे उस बंदे तक कैसे पहुँचें, या कैसे अंदाज़ा लगाएं कि जनाब ये बंदा बिल्कुल ठीक है, इसके पास जाना चाहिए और ये हमारी हेल्प कर देगा रूहानी तौर पे? अब बताएं। नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, आपको कोई मयार नहीं, हमारे मुल्क में कोई मयार नहीं। हमें हर दीवार पे लगा हुआ पोस्टर जो है ना उधर फोन करके ट्राई करना पड़ेगा आपको सारे? नहीं, ट्राई नहीं कर सकते आप। तो फैसला लेना है, एक फैसला एक बंदे से लेंगे, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बंदा कौन होगा? कैसे हम ये भापे, ये जनाब नापे कि जनाब ये बंदा ठीक है, इसके पास जाना चाहिए, बाकी सब जो है ना वो हमें मिलके पागल बना रहे हैं? ठीक है, इसका कोई मयार नहीं है, हमारे मुल्क में कोई मयार नहीं है ना इस चीज़ का। वही तो कहना, जो इस्तिखारा करे खुद अपने अंदर खुद सोचे क्या मैं उसका अहल हूँ, मैं लोगों को मिसगाइड तो नहीं कर रहा, अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहा हूँ और दूसरों की आखिरत भी ख़राब कर रहा हूँ। जो इसका ज़माना ख़त्म हो चुका है, कोई आदमी इस तरफ आ ही नहीं रहा। सब कहने में मेरा नाम होना चाहिए क्योंकि मैं कुरान पढ़ लेता हूँ, इसलिए मैं सारे काम मैं ही करूँगा। अब चलिए, देखें, मैं अब कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह एक काबिल आदमी, आपके पास एक शख्स वो क्यों आए? एक डॉक्टर होता है ना, उसके पास भी जाते हैं ना आप MBBS की मिसालें दे रहे हैं, तो एक डॉक्टर है, उसके बाहर वो फटी देख के तो कोई भी नहीं जाता। वो देखते हैं कि जनाब कितना ऑथेंटिक है, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से सुनता है, या इसके लोग इसके कितने गीत गाते हैं, या मतलब वाकई इसको कोई काम आता है कि नहीं आता। एम मैं बाहर फटी लगा दूँ जनाब, मैं MBBS फ़हीम अब्बास साहब, तो किसने आना? नहीं, अब जितने डॉक्टर हैं, हम लोग भी जब किसी डॉक्टर इसने MBBS किया हुआ है, इसने FRCS किया हुआ है, फलाने, उसकी डिग्रियां देख के हम लोग कहते हैं ये सही है, इसके पास जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे मुल्क में इस काम में, हमारे काम में कोई डिग्री नहीं, कोई वो ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फिर हाँ, ठीक है, यही तो बात, यही तो प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज के दिन का। यही तो प्रॉब्लम जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर लोग ना जाएं भाई, ये देखें, चलें ठीक है, इस तरह कह लें आप इसको, हम इस सवाल को हम इस तरफ कन्वर्ट कर देते हैं कि किस बंदे के पास हम लोग किसी इल्म वाले के पास जाना चाहते हैं, किसके पास जाएं, उसकी क्या शराइत हैं। अच्छा, ठीक है, हम इस तरफ आ जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये इल्म वाला है? शरई आदमी होगा। शरई मतलब दाढ़ी रखी हुई, हदीस और सुन्नत का पाबंद होगा। ठीक है, फराइज और सुन्नत का पाबंद होगा। ठीक है। नंबर 2, पाक साफ होगा, सिगरेट मकरू, तंबाकू गुटखा हराम, ठीक है, ऐसी चीज़ें को इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। वैसे भी इंसान की छठी बिल्कुल हराम वगैरह मकरू है, सिगरेट मकरू है। अच्छा, गुटखा, उसमें तो खून होता है, पहले बात ही खत्म हो गई। अच्छा, ठीक है, ये तो ऐसे ही है जैसे अल्लाह कहते हैं पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। ठीक है, आपने गुटखा रख के आप पढ़ाई करेंगे तो शैतानी कलाम बन जाएगा। आज भी अल्लाह की इबादत करता है शैतान, हमसे ज़्यादा करता है, लेकिन लैट्रिन में करता है। अच्छा, ये हमें नहीं पता। अब अच्छा, ये आपने कहा कि जनाब वो बड़ा एक मुत्तकी आदमी होगा, ठीक है, एक बड़े रूहानी आदमी होंगे दीनी तौर पे, तो आप उनके पास जो है वो जाएं। जो लोग ये नमाज रोज़ा के पाबंद नहीं है, जो आप समझते हैं कि ये दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक नहीं है, आप उनको छोड़ दें, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक जनरल मतलब इस वक्त और कोई ज़रिया नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को असेस करें। एक छठी सी भी बंदी कहती है मैं सही बंदे के पास आया हूँ कि नहीं आया। इंसान आप किसी के पास भी चल जाए, आपको पता चलेगा सही बंदा है या गलत बंदा है, दो लफ्ज़ों में। छठी मतलब वो तो किसी की काम करती नहीं। इंसान बड़ा तेज़ है। अच्छा। अल्लाह ने इंसान को बहुत कुव्वतें दी हैं, वो जो बेसिक कुव्वतें वो अल्लाह की दी हुई एक इंसान को इसलिए अशरफुल मखलूक बनाया, वरना अशरफुल मखलूक किसी और को बना देता अल्लाह ताला।
अपने बाद जिसको अल्लाह ने शर्फ दिया है वो इंसान है। वो तो इंसान बनेंगे तो अशरफ होंगे, वैसे तो सिर्फ मखलूक ही है। ऐसी है, हाँ। ऐसी है। जैसे सिख लोग कहते हैं ये मुसला है। हाँ। हमने पूछा भाई क्यों मुसला से क्या मरा, कहा इनमें ईमान नहीं है। मुसल ईमान के साथ बनता है, ईमान तो है नहीं, खाली मुसले हैं ये लोग। मतलब वो ये बातें होती हैं। सही बात। कॉलर हमारे साथ हैं जी, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। ठीक है जी, फरमाइए क्या पूछना चाहती हैं? मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, मेरी रिपोर्ट्स भी सारी ठीक हैं, लेकिन मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, अब जो रिक्वायरमेंट हम पूछ मैं आपसे सवाल करता जाता हूँ, आप मुझे जवाब देती जाएं। क्या सर में आपके आमतौर पे दर्द रहता है? नहीं। कंधों पे और गर्दन के पीछे दर्द होता है? कंधे भारी रहते हैं मेरे। और गर्दन के पीछे? गर्दन के पीछे नहीं, नहीं, बस कंधे बहुत भारी रहते हैं। ठीक है। दिल में घबराहट बेचैनी होती है? नहीं नहीं। गुस्सा बहुत चढ़ता है, बाद में अफसोस करती हैं? गुस्सा कभी कभी आ जाता है, लेकिन इतना नहीं। सर के बाल ज्यादा गिरते हैं? सर के बाल गिरते नहीं, मेरे सर के बाल जुड़ जाते हैं। ठीक। क्या याददाश्त कमजोर होती जा रही है वक्त के साथ साथ? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप इसके मामले में आपसे एक चीज़ कहूँगा, आपका रूहानी मसला नहीं है, आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया जी। इसका ताल्लुक रूहानियत से कॉलिंग जनाब, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा मजीद बात करते हैं तारिक साहब से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, हमारे साथ सैयद तारिक महमूद साहब मौजूद हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, और आज चिट चैट हो रही है इन सोसाइटीज़ के उन इश्यूज़ के बारे में हो रही है जिनके बारे में हम अक्सर बहुत परेशान रहते हैं और एक तलाश में भी रहते हैं कि इन मसाइल का हल कैसे किया जाए। और बस इसी हवाले से, अच्छा आपने वजीफ़ा के बारे में बता रहे थे। हाँ जी। ये वजीफ़ा क्या होता है? हाँ। होता क्या है, पहले सिर्फ इतना सवाल है मेरा। देखिए, वजीफ़ा किसी से कोई फ़ायदा लेने से मुराद होती है। मतलब मैंने आपका वजीफ़ा मंथली लगा दिया कि आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपका वजीफ़ा लगाया, अपने फ़ायदा ले रहे हैं आप मुझसे। ठीक है, ठीक है ना, इसको कहते हैं वजीफ़ा। ठीक है, कि रेगुलर कोई चीज़ देने को वजीफ़ा कहते हैं। बिल्कुल सही है। इसी तरह हम लोग कहते हैं ये वजीफ़ा क्या है? एज ए पढ़ाई करना, किसी वजीफ़े को पढ़ना या किसी एक अल्लाह के इस्लाम कुरानी आयत सूरा को पढ़ना वज़ाइफ कहलाता है। अगर रोज़ाना पढ़ा जाए तो, अगर रूटीन में नहीं पढ़ा जा रहा तो वजीफ़ा नहीं कहलाता। अब अगर कोई आदमी वजीफ़ा पढ़ना चाहता है तो उसको किसी सही उस्ताद के पास जाना चाहिए जो आमिल नहीं कामिल हो। कामिल कैसे हो? उसने एक चिल्ला नहीं 3 चिल्ले किए उस लफ्ज़ के या उस अल्लाह के इस्मा के या उस कुरानी आयत के जो कि वो किसी को बताना चाहता है। अब उसके लिए क्या चाहिए? हमें किसी भी बंदे का जो भी चाहता है, हमें उसका नाम चाहिए, इसकी वालदा का नाम चाहिए, ताकि हम जायचा निकालें, देखें इसके ऊपर कौन सी तासीर ज़्यादा हावी है, हवाई मिजाज है, खाकी मिजाज है, आबी मिजाज है या आछी मिजाज है। उसके हिसाब से उसके जो मकसद है कि जी मैं चाहता हूँ मैं दुनिया में बड़े बुलंद मरतबा हासिल करूँ, मैं जी बहुत बड़ा अफसर बनूँ, मैं जी आलिम दीन बनूँ, मैं जी फ़लानी चीज़ बनूँ, या मेरी फ़लानी हाजत पूरी हो जाए, तो उसके लिए जो वज़ाइफ होते हैं हर बंदे का मुख्तलिफ है। वज़ाइफ हर बंदे का मुख्तलिफ है, उसकी मुअय्यन तादाद है, उसका मुअय्यन वक्त है। ठीक है ना? अगर और मुख्तलिफ शराइत हैं, उसके साथ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मतलब सूरह यासीन का आमिल अगर कोई बनना चाहता है तो उसको कच्चा प्याज कच्चा लहसुन नहीं खा सकता वो, कि उसकी बदबू उसके मलाइका को पसंद नहीं है। अगर हम लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता तो हमें ये वजीफ़ा पढ़ना नहीं चाहिए। उससे बेहतर ये कि इबादत करें। इबादत क्या? रोज़ा रखना इबादत है, नमाज़ पढ़ना वाजिब है, इबादत है, तहज्जुद 4 इशराक की नमाज़ें पढ़ना इबादत है। अच्छा चले, अगर इबादतें मुख्तलिफ हैं, वज़ाइफ मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अगर किसी को वैसे कहते हैं अगर कि आप यासीन सूरह यासीन ये पढ़ा करें आपके मामलात हल हो जाएंगे, कोई सजेस्ट करता है किसी को, तो क्या वो घर बैठ के सूरह यासीन नहीं पढ़ सकता अगर वो उसका आमिल नहीं है? तो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अब एक चीज़ है, आप MA की किताब पढ़ें मैट्रिक के स्टूडेंट तो क्या आपको फ़ायदा देगी? नहीं, वो इधर नहीं, सूरह यासीन कुरान का दिल है। अगर आप सुबह पढ़ें और दुआ मांगे, शाम तक दुआ कबूल ना हो, तो आपने सूरह यासीन, मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी बात की है आपने। दुआ तो मतलब आप सारी जिंदगी मांगे, हो सकता है मतलब आपकी दुआ कबूल ना करे, आपको आजमाइश में रखे, या मतलब हर बंदे का अपना लेवल है, हर बंदे का अपना लेवल है। अलीफ बे का बच्चा MA की किताब नहीं पढ़ सकता,
इसी तरह ये भी एक पूरा एक सब्जेक्ट है। अगर किसी को नहीं मालूम तो यही तो चीज़ है जो आज मैं जो आपके यहाँ मौजूद हूँ इसलिए मौजूद हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि हर बंदा हर चीज़ नहीं पढ़ सकता। वही बात आ गई ना कि मेरे आगे जो मैं बयान कर चुका, या कहा दोबारा पढ़ना शुरू हो अच्छी मिजाज, तो फिर क्या होगा उसके साथ। ये चीज़ है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी सूट नहीं करती। क्या सूरह यासीन पढ़ने का आपको इत्मीनान कल्ब है? क्या आपके बच्चे वगैरह सब ठीक ठाक चल रहे हैं? आपको रिज़्क़ फरवानी है, हर तरफ से मुतमईन है, ठीक है, आप सही पढ़ रहे हैं। देखिए वो तो आपके कल्ब में जो सुकून है वो तो सुकून कल्ब आपको अल्लाह के जिक्र से मिल जाता है। सिर्फ आप दिल से अल्लाह का नाम वो पढ़ें। अब लाजमी तो नहीं कि पहले चिल्ला काटने मैं 100 दफ़ा अल्लाह 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 करूँ 40 दिन बैठ के और फिर जाके मैं अल्लाह कहूँगा और मुझे सुकून मिलेगा मेरे दिल को। नहीं, इबादत, वही तो मैं आपको दो हिस्से कर रहा हूँ ना। इबादत अलग है, इबादत इत्मीनान कल्ब है, वो एक अलग चीज़ है। वज़ाइफ एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसको आप एक जगह ना करें, आप इनको अलग अलग चलें, अलग अलग करें। जनाब कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम भाई अब्बास, उम्मीद है आप खुश होंगे। बिल्कुल जनाब, आप कैसे हैं? गुलाम साहब ठीक ठाक हैं, खुश हैं? मेरे से दुआ है अमन आपकी। आप बताएं आपका उमर कोट कैसा है? जी सर, उमर कोट बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा जनाब क्या पूछना चाहते हैं? सर ये पूछना चाहते हैं क्या कोई रूहानी इलाज बताओ कि घर में जो है ना शैतानी वसवसों में बच सकें और घर में रिज़्क़ रोज़ी में बरकत आ जाए। अच्छा ये तो तारिक साहब बता सकते हैं, आप इन्हीं की पेशेंट हैं जनाब। नहीं, उसके लिए है कि आप मुझे जो भी है मेरे पास एक तो मेरी वेबसाइट है tmrizi.com के नाम से, और उसमें आ भी रहा होगा। उसमें बाकायदा तौर पे मेरा एक फॉर्म बना हुआ है। अगर किसी को रुझ जाता है कोई, पहले तो असरात दूर करने वाली बात आ जाती है, उसके बाद आ जाता है आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको सूट करती है। आप जाएँ, उसमें अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जो मकसद है वो लिख के भेजें, मैं आपको वजीफ़ा भेज सकता हूँ। मैं एक पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, एक सिस्टम ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान में, जिसमें जल्दी मैं रजिस्टर करवा लूँगा कि जो भी रूहानियात पढ़ना चाहता है या इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है वो हमसे कंसल्ट करे, ताकि मैं उसको बता सकूँ, गाइडलाइन दे सकूँ। पूरा एक सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, एक स्कूल बना रहा हूँ, एक तरह का यूँ समझ लें। मेरे बहुत शागिर्द हैं और मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे शागिर्द कामयाब और बामुराद जा रहे हैं, इसलिए मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरी उम्र नहीं है लोगों के सामने आके ये बातें करने की या लोगों को कायल करने की। मेरी उम्र ये कि लोगों को गाइडलाइन देने का वक्त है ये मेरा, ठीक है ना। ना मुझे मशहूर होने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत इस बात की कि लोगों की इस्लाह हो सके। एज ए सैयद मैं चाहता हूँ कि लोगों की इस्लाह हो और लोग जो पढ़ें वो सही पढ़ें, उनके मुताबिक पढ़ें जो उनको सूट करता हो, ना कि इधर की बात उधर पढ़ ली, उधर की बात उधर पढ़ ली। ना तरीके का पता, ना वक्त का पता, ना तादाद का पता। ऐसा नहीं कोई फिल्बदी आपको बता देगा फलानी चीज़ पढ़ लो, नहीं, ऐसा कोई नहीं बता सकता। सही जनाब। अच्छा उसके अलावा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या मसाइल क्या हैं, किस वजह से ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं? और मतलब अच्छा एक चीज़ और भी है कि ये सारा कुछ हमें यहाँ पे नज़र आता है पाकिस्तान में। यहाँ पे लोगों को नज़रें भी लगती हैं, लोगों के ऊपर जनाब वो बंदिश भी आ जाती है। पाकिस्तान में ये सारे जिन भी चमड़ जाते हैं लोगों को, और पाकिस्तान से बाहर यूरोपियंस को, उन्हें तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होता, उन्हें कभी नज़र नहीं लगती है। वो रिलैक्स अपने काम से काम रखा है, उसूल पसंद लोग हैं वो सारे। वहाँ किसी दीवार पे ये नहीं लिखा हुआ कि महबूब आपके कदमों में है और जनाब आपके इस तरह के सारे मामलात जो हैं, वहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे होता है। ये मुझे ये बताएं कि ये सारे जिन, चुड़ैल और ये मोकल, ये आमिल, ये सारा कुछ ये यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं हमारे खित्ते में? ऐसा है कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मैं दुनिया में किस मुल्कों में गया हूँ। हाँ बताइए। ठीक है, सबके साथ सेम मसले हैं। मुमकिन नहीं है। बताइए किस मुल्क में गए आप? वहाँ पे इंग्लैंड गया हूँ। इंग्लैंड में ऐसे दीवारों पे लिखा होता है? दीवारों पे नहीं लिखा होता है। वहाँ पे आमिल होते हैं इंसानों के जो हम लोगों के साथ हैं जादू टूने के। नहीं, वहाँ पे इसी तरह ये नजरों शजरों पे ज्यादा यकीन होता है। बिल्कुल, वो लोग बहुत ज्यादा इस बात पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं नजर इंसान को खा सकती है। आप पता नहीं किस एरिया में गए वहाँ पे, मैं जरूर वहाँ जाना चाहूँगा। नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं अभी जा रहा हूँ, आप 12 तारीख को जा रहा हूँ ईरान, मेरे साथ चलें। आपको बड़े बड़े लोगों के यहाँ मिलेगा क्या क्या असरात हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं। बड़े बड़े आलमी दीनों के यहाँ क्या क्या मुश्किलात हैं। चलें मेरे साथ, इराक चलें। अभी इसके बाद मेरा वहाँ का प्रोग्राम है, उसके बाद फिर मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरे साथ चलें, आपको सबका दिखाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। नहीं ऐसे ना करें, ये हमारे यहाँ ये एक चीज़ ये भी है कि जहाँ नहीं ठहरें, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मतलब आलमी दीन जो है ना 40 साल की उम्र के, वो हमारे इस इल्म को नहीं समझते। जब मैं बड़े बड़े मतलब मदरसों में लेक्चर देता हूँ ना रूहानियात के ऊपर, तो वो कहते हैं, जो यंग लड़के हैं ना वो हंसते हैं आगे से, लेकिन जो 50 साल से ऊपर का आलिम दीन वो कहेगा जो सैयद कह रहा है ना वो सही कह रहा है, हम जानते हैं ये जो कह रहा है सही कह रहा है। क्यों? तजर्बे के साथ है ये चीज़।
ये हमारे बड़े बुरों का इल्म है। असल इल्म ये है, किताब को पढ़ के बयान करना एक अलग चीज़ है, अपने ऊपर एक कुरानी आयत को लागू करना बहुत मुख्तलिफ चीज़ है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। कॉलर हमारे साथ ने शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? इरम साहिब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके से आप जैसे भी बात कर रहे थे इनसे, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, भले मतलब ये है जरूर, नजरे बद तो होती है। आप जैसे इनसे बहस कर रहे थे, इस बारे में मैं कह रही हूँ कि नजरे बद होती है, ठीक है। और जिन्नात वगैरह का ज़ाहिर वो ये भी है जरूर, क्योंकि ज़ाहिर इतने लोगों को होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो हम इस चीज़ से ना इख्तिलाफ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो आपको तो नजर, अगर नजर लगती है आपको, तो उसका क्या आप किस तरह से चेक करती हैं कि वाकई नजर लगी हुई है? चेक करना नहीं होता बस, लेकिन पता चल जाता है। अच्छा, पता चल जाता है। करेंगे चेक का, तो अभी कोई आला तो है नहीं ना कि टेम्परेचर चेक कर लिया जैसे बुखार चेक करते हैं, लेकिन नजर का होता है जरूर ताल्लुक। बिल्कुल सही है। और नजर उतारने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं आप? मैं तो पढ़ती हूँ, वो जैसे आयात होती हैं शरीफ की, वो पढ़ लेते हैं, और कुछ चीजें फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियां भाई मेरे बच्चों को या मुझे इन सब चीजों से महफूज रखे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अल्लाह से सब कुछ, ऐसे मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह से ही मांगना चाहिए, सब कुछ अल्लाह ही इस चीज का करते हैं। नीयत साफ होनी चाहिए इंसान की, सबसे मेन जो चीज है ना, अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो आपको नजर भी शायद असर ना करे, लगती जरूर है नजर। सही सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ है, और वो अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात यूँ कहूँगा कि अगर मतलब किसी घुटने में दर्द है, मैं कहूँ जी वो कहे जी मेरे घुटने में दर्द है, मैं कहूँ जी मुझे दिखाओ, तो आप दिखा सकते हैं नहीं? जो जिस बंदे को तकलीफ हो महसूस कर सकते हैं। घुटना दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, घुटने का दर्द दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। सही बात, ये ऐसे ही है, ठीक है ना? ये वो इल्म है जो एक्चुअल इल्म इसे दिखा, तो आप काबिलियत भी नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्यों नहीं दिखा सकते? अच्छा, मतलब कैसे रूहानी ताकत कैसे दिखाएंगे आप? कैसे दिखाएंगे? हाँ, जाहिर ये तो कभी आप देखेंगे जब जन्नत हाजिर हो, तो ये मैदान होता है, हम बैठे होते हैं, पता चलता है किसके साथ मुकाबला हो। सर आइंदा जब आएंगे ना, तो आपने यहाँ पे कोई जिन हाजिर करना है। मैं चाहता हूँ मैं जिन का इंटरव्यू करूँ यार, कसम से, मेरी बड़ी ख्वाहिश है बचपन से। मुझसे जरा बातचीत हो, मजा आए, जरा मेकअप आर्टिस्ट आए, जरा पफिंग शफिंग करे उसकी तरह। नहीं, कभी ऐसा केस हो, मैं आपको बुलाऊं तो आप बात करें। मैं बिल्कुल इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होकर बात कर रहा होता है, आपको समझ आ जाएगी किससे बात। सर बॉबी के अंदर दाखिल करना आपने जिन, और फिर बॉबी ने कहना जिन्नों के चल पे कोई राग सुना था। जिन कभी किसी के अंदर दाखिल नहीं करते, दाखिल हो जाए तो उसका जिंदगी में सारी जिंदगी उसको वो डिफेक्टिव बंदा हो जाए। क्या बात है जनाब। सर थैंक यू सो मच, बड़ी मजेदार गुफ्तगू रही, लाइट मोड में हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे आज। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो एक अलग मौजूद पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इंतहाई अहम मसले के हवाले से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वतन अज़ीज़ के जो सबसे बड़े मसाइल हैं, उसमें सबसे पहला मसला वो तालीम का है। और तालीम एक इतना बड़ा एक मसला बन चुका है इस वक्त, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी इंसान की जो जिस इस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपनी जो औलाद है, जो आने वाली जो हमारी एक नस्ल है, उसको किसी तरह हम अपने आप से बेहतर बना सकें। इस सब का मकसद है ज़िंदगी का। हम अपना पेट काट के, अपनी ख्वाहिशें उसे ख़त्म करके, हम बच्चों की फ़ीसें पूरी करते हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर स्कूल में दाखिल करवाने की कोशिश करते हैं। जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि उससे ज़्यादा बेहतर ही बच्चों को तालीम दिलवाई जा सके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ अ पावर। तो एजुकेशन जो है, वो नॉलेज जो है, वो अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी जान तक की जो है ना वो कोशिशें करते हैं। अब बात यह है कि हमारे यहाँ स्कूल्स का जो एक मेयार है वो आप सब जानते हैं। सरकारी स्कूल्स की रिपोर्ट कभी आप पढ़ने का आपको इत्तफाक हुआ तो आपको पता चलेगा, एक नया लफ्ज़ आप सुनेंगे, घोस्ट स्कूल्स। एक ऐसे स्कूल्स जहाँ पे ना टीचर होते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं,
मगर वो स्कूल होते हैं। और कागजी अगर कार्रवाइयाँ देखी जाए उनकी, तो वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे इतने टीचर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं, पता नहीं किन किन बेसिस पे भर्तियाँ हुई हैं उन टीचर्स की, जो पता नहीं कहाँ पे होते हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे ये मतलब शादी हॉल बने हुए हैं। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे उनकी अपनी पंचायतें और वो सरकारी सियासी पंचायतें हो रही होती हैं वहाँ बैठ के। तो एक बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये रिपोर्ट गलत ही हो हमारे हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से। 2,26,00,000 स्कूल बच्चे जो हैं वो स्कूल ही नहीं जाते। मतलब इतनी बड़ी रेशो जो है वो जब इस तरह ये मामलात हमारे सामने होंगे तो किस तरह आगे तरक्की कर सकेंगे, किस तरह पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में हमें अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है प्राइवेट स्कूल। और हम मजबूर हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। मगर वहाँ भी कुछ ऐसे मामलात आते हैं कि वालिदैन जो है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, हर बच्चे की ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी जो है ना गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाएं, हम 2-2.5 महीने जो है ना वो बेहतरीन बगैर स्कूल जाए गुजारें। ठीक है, हमारी भी ख्वाहिश रही है, एक होता है। मगर माँ बाप जो हैं वो बड़े परेशान हैं इस हवाले से। वो इस हवाले से परेशान हैं कि उन्हें छुट्टियां तो हो रही हैं, उन्हें फिर भी फ़ीसें देनी पड़ रही हैं। वो सिर्फ स्कूल की फ़ीसें ही नहीं, जो जिस वैन पे बच्चे जाते हैं वो वैन नहीं, उसने भी फ़ीस लेनी है। वो भी कह रहा है कि भाई मुझे 3 महीने की आप फ़ीस दें, बच्चे आपके स्कूल जाएँ या ना जाएँ। तो कुछ इस किस्म के एक जो मामलात हैं, इस पर अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और न्यूज़ वगैरह में कि एक ऐसा कोई बिल पास हुआ है कि जनाब आप मतलब मैंने पढ़ा कि अगर आपके लिए आपसे कोई स्कूल वाले जो हैं वो पैसे फ़ीस मांगते हैं कि आप इन छुट्टियों के महीनों की आप फ़ीस दें, तो आप उन्हें ये अपना पूरा दिखा सकते हैं जो एक ऑर्डर है, तो आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये इतना आसान है? क्या हम इतनी आसानी से एक स्कूल वाले को कन्विंस कर सकते हैं? आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, जनाब तारिक शाह साहब, खालिद शाह साहब, माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, माशाअल्लाह। और जो हालात हैं चले खालिद साहब के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और बेसिकली डिज़ाइनर भी हैं, उरूज इफ्तिखार साहिबा। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। खालिद साहब ज़रा सबसे पहले तो बताइए, ये आजकल जो एक ख़बर चल रही है, इस ख़बर के बारे में कि क्या वाकई आज से हमें फ़ीसेस देने की ज़रूरत नहीं है गर्मियों की छुट्टियों की? ये पूरे पाकिस्तान में है, सिंध में है, ये भी ज़रा बताइएगा। ये सिंध में है और सिंध हाई कोर्ट के हवाले से एक चैनल लें, जिसमें मैं नाम नहीं ले सकता उस चैनल का, लेकिन वो जो 11 बजे लोग 3 एंकर्स बैठते हैं, उन्होंने वही बात कही जो आप कह रहे थे कि ऐसे ऑर्डर आए हैं हाई कोर्ट की तरफ से कि फ़ीस ना चार्ज की जाए, और अगर कोई चार्ज कर रहा है तो हमसे वो आके ले लें। बहुत बड़ी उन्होंने बात की, और वो जो एक बात उन्होंने चैनल पे कही वो ऐसी ज़ाहिर है कि मतलब फैल गई सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पर भी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब 30 पेज का वो डिसीजन है, उसमें कहीं एक लफ्ज़ ये या एक जुमला ये नहीं लिखा है कि लें या नहीं लें। जून जुलाई का उसमें कोई कहीं जिक्र ही नहीं है। नतीजा निकला कि अगले दिन पर एंकर साहब ने सोशल मीडिया पे ये बात कही कि मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था वो तो फिर सब जगह फैल गया ना। पेरेंट्स निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आ सकता। फिर लोग स्कूलों में जाने लगे जिन्होंने पे कर दी थी कि हमें रिटर्न करें आप, और जिनको देनी थी फीस वो कह रहे हैं हम तो पे नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्डर आ गए हैं। अब यही है कि साहब मैं तमाम चैनल्स पे ये बात कह रहा हूँ, आपके चैनल्स पे भी आपने मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें 2 बातें हैं। हाई कोर्ट ने पहले 5% का पाबंद किया था, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया कोर्ट और वापस भेजा इनको हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट ने जो अब डिसीजन दिया है वो ये दिया कि वो 5% जो हमने अनाउंस किया था उसको हम कलअदम करार देते हैं, और 90 डेज़ की एक कमेटी बनाए एजुकेशन डिपार्टमेंट, और वो फिर हमें फार्मूला दें कि क्या फार्मूला होना चाहिए इन्हांसमेंट ऑफ फीस का।
ग्रेट सर, इस पर मजीद बात करनी है मुझे। एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो रूज साहिबा की भी राय शामिल करते हैं एजुकेशन के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम अपने तालीमी मेयार के हवाले से और इजाफी फ़ीसों के हवाले से आज बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों में हमारे साथ खालिद शाह साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं उरूज इफ्तिखार साहिबा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक डिज़ाइनर भी हैं। अब माशाल्लाह ख़ुद भी एक पढ़ी लिखी इंसान है। मुझे बताइए कि आज के दौर में पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, ये एक कितना आसान काम है, कितना मुश्किल काम है, आपको क्या लगता है? सर, इससे ज़्यादा मुश्किल काम आजकल पेरेंट्स के पास शायद कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल एवरेज जो वेजर है, अर्नर है, उसके लिए ये काम सब इंतहाई मुश्किल है। वो पहले स्कूल की फ़ीस पे करता है, उसके बाद जब उसके म्यार से सेटिस्फाई नहीं होता तो अपने बच्चे को ट्यूशन्स भेजता है। तो वो तो सारा दिन जो एक फैमिली का एक अर्निंग पर्सन है वो सारा दिन इसी में गुजार देता है कि हमने अपने बच्चों की फ़ीसें देनी है। पहले उसने रेंट देना है, फिर उसने बच्चों की फ़ीसें देनी है, फिर उसने अपने घर का ग्रॉसरी उसके बाद आती है। यानी कि पहले खाएगा वो बाद में, पहले वो फ़ीसें देगा, फ़ीसें पूरी करेगा बच्चों की। तो इस पे तो ना कभी काम हुआ है, मेरे ख्याल आइंदा आने वाले वक्त में भी कभी काम नहीं होगा। ये जून जुलाई की फ़ीस की बात नहीं है, ये बात है ओवरऑल पूरे साल की ही बात है। फ़ीसों का म्यार इतना है। अब उसके बाद जून जुलाई की फ़ीस एक साथ आती है जिसमें हमें जनवरी फेब में एक साथ 4 महीने की फ़ीस जारी होती है। कुछ स्कूल ऑलरेडी उनका सिस्टम यही है कि वो बाय मंथ लेते हैं, तो वो जाती है 2-2 महीनों की फ़ीसें हैं। उसके साथ एक वाउचर और आ जाता है जिसमें आपके कभी कभी सालाना इंक्रीमेंट्स हो जाते हैं, तो उसके भी हम 10%, और कोई कुछ स्कूलों का तो वो भी म्यार नहीं है, वो 10 से 15% और 20% तक भी चले आते हैं। वो कोई मैकेनिज्म देते ही नहीं कि हमने क्या ब्रेकअप करके हमने अपनी फ़ीसें बढ़ाई हैं। तो मेरे से एक सवाल ये है सर कि जब हम पूरा साल इतनी हैवी फ़ीसेस लेते हैं तो हमारे पास वो मैकेनिज़्म क्यों नहीं है जिसकी वजह से हम जून जुलाई की स्कूल के जो हमारा स्टाफ है, जितना स्टाफ है, या टीचर्स की बात नहीं है, यहाँ पे आपका सपोर्ट स्टाफ है, उनकी सैलरीज क्यों नहीं निकाल सकते? एक कॉर्पोरेट सिस्टम है, उसमें हर महीने को 30 डेज़ की जो है वो छुट्टी की इजाज़त होती है। उसको जब आप जो है वो सैलरी देते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो हम सैलरी देने में क्यों जो है हम ये 2 महीने की हम फ़ीसें ले लेते हैं एक्स्ट्रा? जनाब देखें, बात सुनिए, इसमें आप किसी हद तक तो शायद आपके अपना जो एक सोच है उसके मुताबिक आप बात कर रही हैं, लेकिन फीस जो मैंने नहीं कहा, वो बात कहना नहीं चाहिए था, लेकिन जो फैक्ट जो है जो मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि देखिए, जो भी फीस ली जाती है वो मंथली एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए की जाता है, ठीक है ना। अब जून जुलाई है, जून जुलाई में तमाम स्टाफ की अच्छी बात की कि ना टीचर्स बल्कि जो सपोर्टेड स्टाफ होता है उनकी भी बिल्डिंग का रेंट, ठीक है, ओल्ड एज बेनिफिट का जो भी देना होता है, सोशल सिक्योरिटी का जो कुछ देना होता है, इसके अलावा मेंटेनेंस जो रेगुलर क्लासेस के मौके पर नहीं की जा सकती उसको पेंडिंग किया जाता है कि वो जब भी छुट्टियां होंगी जून जुलाई की उसमें रेनोवेशन होगी, क्योंकि एनुअली तो मेरे ख्याल से वाइट वॉश तो कम से कम होता ही होता है। तो ये हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो जून जुलाई में आम मंथ से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, साथ को तनख्वाहें देते हैं आप लोग? सबको देते हैं, उतनी ही पूरी तनख्वाह जितनी पूरा साल तनख्वाह देते हैं पूरी। लेकिन फ़हीम साहब, बात ये भी तो है कि जब हम एक बिज़नेस रन करते हैं उसमें हम पूरी कॉस्टिंग निकालते हैं एक्सपेंसेस की, तो उनमें ऑलरेडी मेंटेनेंस का एक्सपेंस शामिल होता है। ये जून जुलाई में मेंटेनेंस आई रियली कांट गेट। ये इनका पॉइंट जो है वो बिल्कुल वैलिड है। अगर उसमें मेंटेनेंस का वो होता है, पूरा साल निकालते हैं ना, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। आप 10 बच्चों में सर, आप अगर 10 बच्चों के एक्सपेंस में अगर आप फीसें भी निकाल देना तो 45 बच्चों का एवरेज पे एक टीचर होती है साल, स्कूल के अंदर 45 बच्चों पे एक टीचर होती है। ये यूनेस्को का एक स्टैंडर्ड उन्होंने निकाला था 2016 में।
आप मुझे बताएं कि आप उसमें से बाकी के 35 बच्चों में से आप 2 महीने की फीसें नहीं निकाल सकते। मुझे लग रहा है इनके ताल्लुक अकाउंट से है, आपने इंट्रोडक्शन गलत कराया है। तो मैं आपको अगर आप लोग सर बड़ा सोच समझ के हमने आपके साथ बिठाया है। देखिए मैं बताऊं, एक प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं तो बहुत है। एक टीचर एक क्लास की नहीं होती, सब्जेक्ट 45 बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। 45 की बच्चों पे होती है। एक टीचर होती है। एक नहीं, ऐसा नहीं है। 45 आप अगर एवरेज निकालें, एवरेज पे अगर 45 आ जाए तो टीचर्स पे बड़ा बर्डन आ जाएगा। आप निकालें टीचर तो जो है 25 और 30 के करीब होते से हैं। बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, ये आजकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अगर आप निकाल रहे हैं फीसें तो साल में दफा बढ़ती है ना। 6 महीने वाले स्कूल भी है जो 6 महीने बाद। अच्छा वो गलत करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते। दोनों की राय जो है ना मैं बिल्कुल शामिल करना चाहता हूँ इसमें। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा इनकी भी राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ जंग से। कैसे हैं फहीम भैया? बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला साहब आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा शो जा रहा है माशाल्लाह आपका। मैं बताना चाहूँगी जो आपके गेस्ट आए हुए हैं ना, ये सही कह रही हैं बिल्कुल। मैम के लाजमी देनी चाहिए। मेरी बड़ी बहन है, उनका नाम फौजिया, उनका खुद स्कूल उन्होंने खोला हुआ है। अच्छा, तो वो देती है 1 मंथ की, तो वो लाजमी देती है क्योंकि जाहिर है जितना वो बजट है, उन्होंने 5 तक खोला हुआ है, तो मतलब जितना बजट है तो वो अपना भी रखकर वो लाजमी, वो कहती है टीचरों का ये हक होता है। और ये भी जो सर बैठे हैं ये कहते हैं बच्चों की तो आप लोग फीसें, मेरा ये सवाल है, बढ़ाते रहते हैं, मगर टीचरों की क्यों नहीं तनख्वाह बढ़ाते हैं? प्राइवेट में तो ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा सवाल किया आपने सर। टीचर्स बहुत अच्छा सवाल है और मुझे मौका मिला है। आज ये देखिए 10% तो एवरी ईयर डेफिनेटली इंक्रीज होती है। ठीक है। और हमें टीचर्स आजकल, चंद टीचर, सारे नहीं सब अच्छे होते हैं, चंद टीचर्स हमें ब्लैकमेल करते हैं। ड्यूरिंग सेशन में ये कहते हैं हमें तो फलाना जगह से ऑफ़र हो रही है, हमें इतना इंक्रीज़ होके मिल रहा है, हमें आप सर्टिफिकेट दे दिए, एक्सपीरियंस। हम कहते हैं भाई वहाँ कितना मिल रहा है, आप कम से कम सेशन पूरा कर लें, जो आप कह रहे हैं चले हम भी कर। तो आपके पहले कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता? होता है लेकिन उसमें 1-1 नोटिस होता है। हाँ। तो 1-1 नोटिस में अगर ड्यूरिंग सेशन में वो चले गए, कोई नया टीचर आता है या आती हैं, तो वो कैसे उसको कवर करें? अगर लीगली देखा जाए तो वो 1 मंथ अगर नोटिस देके जा रहे हैं तो बिल्कुल वैलिड है, वो जा सकते हैं। सही है, ये लीगल चीज़ है। लेकिन देखा जाए अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या एक सेशन में एक सब्जेक्ट के 2-3 टीचर चेंज हो जाए, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर आइंदा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 1 मंथ नोटिस के बजाय सेशन के हिसाब से बनाना शुरू कर दें। हाँ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। अब हमें बहुत सी तब्दीलियाँ लानी है, हमें बहुत सी तब्दीलियाँ। अब हम अच्छा की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ती? आपने कहा सिर्फ 10% बढ़ती हैं, और 10% भी क्योंकि जो जिस तरह इन्होंने बताया कि उन्होंने एक अपने इलाके में झंग में एक स्कूल खोला हुआ है, तो वहाँ पे स्कूल टीचर की तनख्वाह बड़ी माकूल सी होती है, बहुत माकूल सी। 10,000 से ज़्यादा ये जो बात कर रहे हैं कि हम अगर 30,000 एक मिनिमम सैलरी लगा लें, एक मैं नॉर्मल स्कूल की बात कर रही हूँ, 10% क्या 3,000 रुपए सालाना महंगाई कितनी बढ़ी है? अगर 3,000 कोई इंक्रीज करता है ना फीस में तो आप लोग शोर कर देते हैं। सर आप यार 3,000 कितने, और एवरी टीचर, हर एक टीचर को अगर 3,000 के चक्कर में पूरी क्लास के 3,000 आ जाएंगे ना सर, मसला ये है। अगर आप 3,000 रुपए एक टीचर पर, तो अगर 40 टीचर्स हैं तो आप लगा लीजिए 30,000 देते हैं आप सैलरी। ठीक है, 40-50,000 नहीं, देखें फीसेस पहले भी कम नहीं 40-50,000 भी देते हैं। आप देखें खालिद साहब, जो फीसें हैं एक आवाम के लिए, आप इनकी योमिया जो उजरत बनती है ना, आप पूरे आवाम की एक औसत के हिसाब से, उस हिसाब से आप देखें तो प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। मजबूर हैं लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। कोई और इसमें मजबूर है स्कूल नहीं है पढ़ाने के लिए। टाइम कम है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, टाइम कम है, मैं बताना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या किसी को ये पाबंद किया गया है कि आप इसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं? ऑप्शंस है ना। पाबंद नहीं है, मजबूर है। मैंने लफ्ज मजबूर इस्तेमाल किया। तो वो क्यों जाते हैं ऐसी जगह पे? सरकारी स्कूल नहीं है। मुख्तलिफ रेट ऑफ फीस के प्राइवेट स्कूल बिल्कुल है, बिल्कुल। सबर्स में आप जाएं तो 1,000 रुपए वाले स्कूल भी हैं, बिल्कुल उससे आप, हाँ मैं 500 वाले भी बता सकता हूँ, बिल्कुल है, होंगे, बिल्कुल है। मैं सबर्स में जो है वो ऐसे स्कूल भी है। तो अगर कोई चीज़ इम्पोज की जाती है ना, तो वो सब पर की जाती है। या तो स्कूलों को कैटेगराइज किया जाए, कैटेगराइज करने के बाद इस रेट ऑफ फीस के जो स्कूल्स हैं उन पर ये और ये, इन पर ये, वो काम नहीं हो रहा है। सही ये। अच्छा सर, जो तालीमी निज़ाम है, जो निसाब है एक्चुअली, क्या ये बैनुल-अक़वामी मेयार के बिल्कुल मुताबिक है? नहीं है, इसलिए नहीं है कि देखें जो बैनुल-अक़वामी मेयार की तरफ जा रहे और ए लेवल्स के, अच्छा जाहिर है कि जब आप बैनुल-अक़वामी बात करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड भी वही होगा, उनके स्कूलों का जो है
ज़ाहिर है इन्वायरमेंट भी वो वैसी देते हैं तो खर्च होता है। उन्हीं के तो लोग खिलाफ जा रहे हैं कि साहब ये क्या कर रहे हैं। आज जो पोजीशन पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की आ रही है, किसकी आ रही है? ड्यू टू प्राइवेट स्कूल्स। अभी 3rd पोजीशन हमारे एक मेंबर स्कूल की आई है। आप मैं चाहें तो मैं नाम ले दूं, वरना नहीं लेना चाहिए, पब्लिसिटी हो जाएगी। नाम ले दूं? बिल्कुल नाम ले लीजिए। हैप्पी पैलेस स्कूल की 3rd पोजीशन है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा सर, एक कॉलर मेरे साथ है, मैं फिर उर्वी साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सब कैसे? यही अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। यही भाई, आप कैसे? बड़ा बर्निंग टॉपिक है भाई। देखिए खालिद साहब का पहले सलाम हो। ये तो बड़े मासूम से आदमी, आप इनको बुला लेते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि अगर आप बीकन वालों को, सिटी वालों को, किसी फाउंडेशन वालों को बुलाएंगे, ये लोग नहीं आएंगे आपके पास। क्योंकि देखिए बात ये इतनी बड़ी, मैं वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, इट्स अ बिग माफिया। ये इंटरनेशनल लेवल पे बीबीसी में लोगों ने प्रोग्राम किए हैं कि पाकिस्तान में स्कूलों की फीसें इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो शायद इंडस्ट्री वाले भी इतने ना कमा रहे जितने ही कमा रहे हैं। ये तो मुझे, मैं अगर बोले तो सही में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दूंगा। प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है, हो ये गया कि बाकायदा जो आपने कहा ना गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों को बाकायदा प्लानिंग के तहत तबाह कर दिया गया। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सरकारी स्कूलों के पास थी वो खंडर बन चुकी हैं। सरकारी स्कूल के जितने टीचर्स हैं वो सब, यानी और जो इस कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो सारे पढ़ा रहे हैं प्राइवेट ट्यूशन सेंटरों में। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इनको स्ट्रीम लाइन में कंट्रोल करें। अब ये खालिद साहब ने एक बात की ना कि अगर जो नहीं पढ़ा सकता नहीं पढ़ाए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े स्कूल के बच्चे जहां पढ़ते थे उनको मैंने देखा PCHS में, वो उनके माँ बाप प्राडो में गाड़ियों में जाके जो है टेस्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर स्लोगन लगा हुआ है एक, जो PBC ने भी दिखाया था कि वी आर पेरेंट्स, वी आर नॉट ATM मशीन्स। तो ये तो मतलब नहीं है ना कि अगर आपने बड़ा स्कूल खोला है तो आप उसके मन माने इजाफे करते जाएं कि लोगों की चीखें निकल जाएं। सही है, देखिए मैं बताऊं फहीम भाई, एक बात सुन लें, गवर्नमेंट को चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ बहुत बड़ा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, वही पेरेंट्स, वो जैसे रूही साहिबा ने कहा कि देखिए पेरेंट्स जो है ना वो परेशान हैं और वो किसी भी तरह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूलों में, ठीक है, और वो ये तो हर एक की ख्वाहिश है। वैसे तो जैसा आपने कहा 1000 रुपये पर मंथ वाला स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल, और आप क्यों अपने बच्चों को 1000 रुपये पर मंथ वाले में पढ़ाएंगे? उससे बेहतर है कि आप पीले स्कूल में, किसी टाट वाले स्कूल में बच्चे को पढ़ा दें, क्योंकि अगर सिर्फ दिन ही पूरे थोड़ा करने बच्चे के। अच्छा जी, निसाब की बात कर रहे थे हम लोग, आप ये बताइए कि निसाब जो हमारा है वो सही है, सिलेबस ठीक है, बच्चों के जो इतने पैसे लगाने के बाद जो एजुकेशन जो मिल रही है बच्चों को, क्या ये ऐसी है कि आने वाले वक्त में हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं ये बच्चे? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो मेरा इनसे सवाल था कि जो है जब आप इतनी हाई फीसेस दे रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड भी वैसे दे देना कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजिए नहीं। पाकिस्तान में कितनी PhDs निकलते हैं, आप बाहर के मुल्कों से कंपेयर करें, पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटी से कितने PhDs निकलते हैं, बाहर जाते हैं। हाई क्वालिटी ठप्पा है, वो लेवल्स कर ले, हमने बाहर जाना है। हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, क्यों नहीं? और फीसेस आप देख लें तो एटलीस्ट आप जब इतनी फीसेस ले रहे हैं तो फिर आप इतना आप इसकी गारंटी दें कि आपको हम यहीं पे इतनी अच्छी यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेंस की हम आपको वो डिग्रीज देंगे जो कहीं पे भी एक्सेप्ट हो जाए। तो आपकी फीसेस थाउजेंड्स तक नहीं रही हैं अब, ये दे आर गोइंग इन लैक्स। जब आपके घर में 3-4 बच्चे पढ़ते हैं तो वो लाख 1.5 लाख का उसका बिल बन जाता है आराम से। मेरा बच्चा यानी कि फीस 28 साल का था और मैं उसे मॉन्टेसरी में दाखिल करवाने के लिए लेके गया एक जगह पे। 28 इयर्स का? हाँ 28 सर, 28 साल। 28 इयर्स का मैंने कहा 28 का तो अभी मैं भी नहीं हुआ। मुझे बड़ा मजा आया सुन के, मैंने कहा ऐसा है भाई। तो सर वो टोटल उसके जो दाखिले के साथ जो पहले महीने की फ़ीस बन रही थी वो 1,41,000 रुपया थी। तो मुझे तो फ़ौरन मैंने कहा नहीं भाई अल्लाह हाफ़िज़, आप तो साइड पे हो जाए, मैं तो कोई और स्कूल देखता हूँ। तो मतलब जब बच्चे पढ़ ही रहे हैं ना वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा फ़ीसें जब ज़्यादा हैं तो वाकई ज़्यादा हैं वो। अच्छा आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए, आप इस वक्त जो है ना, क्योंकि वक्त हमारे पास इससे पहले कि कम हो जाए, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम आपसे करवाना है। जिस पोस्ट पे आप हैं, आप चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। आपकी फ़ीसें जो भी कम होती हैं नहीं होती, ये तो हमारे इस प्रोग्राम से तो ना तो हो जाएंगी, एक काम ज़रूर हो जाएगा। जितने भी एसोसिएशन में आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप कम से कम उनसे कोई 5 बच्चे हर स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप पे जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको तो आप रख सकते हैं। हम 10% दे रहे हैं, 10% से अबव दे रहे हैं, लेकिन 10% तो हम बाकायदा सबको दे रहे हैं। आप जिस स्कूल के लिए कहें मैं आपको लिस्ट फराहम करता हूँ। तो हर स्कूल में 10% फ्री।
जो 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल फ्री। तो उसका मेयार क्या होता है? लोग जो बिल्कुल नावाकिफ हैं इस वक्त, जो मतलब चाहते हैं कि उन्हें लगता है उनके बच्चे काबिल हैं और वो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जिन स्कूलों के आपने नाम लिए और जब याया साहब ने नाम लिए, इन स्कूलों में अगर दाखिल करवाना चाहते हैं तो वो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो मैं कहूँ याया साहब ने बड़ी रीज़नेबल बात की। हम गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ नहीं देख रहे, जिन पे बजट का 100% जो रकम है वो उन पर खर्च हो रही है, कोई उनको नहीं देख रहा है, ना कोई उनको कुछ कह रहा है। हम तो सेल्फ हेल्प बेसिस पे चल रहे हैं। और देखिए, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि महंगी चीज़ होती है। हमारी इन तीनों चीज़ों में आपको जो है सरकार नजर नहीं आती है, ये सब प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो सबसे पहले तो हमारा थैंक्स करेंगे, हमने ये लोड जो है ना हमने उठाया हुआ है सारा। नहीं इस बात पे मैं अच्छा, मुझे बड़ा मासूम इन्होंने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं और किसी ने नहीं कहा हम अभी और मतलब स्कूल नहीं, मुझे डायरेक्ट नहीं कहा। स्कूलों को माफिया भी कहते हैं, गुंडागर्दी भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज सुबह मेरी अच्छी हुई है। तो अच्छा, अब ये है कि ये मैं आपको बता दूं, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये गिलास है, आप परचेस करने जाते हैं, वहाँ पर एक क्रिस्टल का गिलास भी वो रख देता है और 3-4 गिलास और वैरायटी के रख देता है। आप ये क्या, आपको तो पसंद क्रिस्टल आ रहा होता है ना, लेकिन आप अपनी पॉकेट देख रहे होते हैं कि यार पसंद तो ये आ रहा है, लेकिन मेरी पॉकेट जो मुझे इजाज़त दे रही है वो इसकी दे रही है, इतने अमाउंट की, वो ले लेते हैं ना आप। तो फिर आप इसको भी इसी तरह लें। हम तो सोच रहे हैं कि हम एक मुहिम चलाएंगे। हमारा बड़ा दिल चाहता है कि रोज़ाना पीसी में जाएँ, हम क्यों नहीं जा पाते, हमारी तो हिम्मत नहीं है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच खालिद शाह साहब, थैंक यू सो मच अरूज इफ्तिखार साहिबा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और आज आपको सिर्फ तकलीफ देने का मकसद जो है वो यही था कि लोगों को बताया जा सके कि हकाइक हैं क्या। ये जो ऑर्डर की जो आजकल कॉपीज़ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हर जगह रोटेट हो रही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको फीसें इस दफ़ा भी देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीकेंड को एंजॉय करें, अपनों के साथ, प्यारों के साथ वक्त को बेहतरीन अंदाज से बांटें। आप दोस्तों से पीर के रोज़ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़हीम अब्बास, फुरकान, बॉबी और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।